आज जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती है और इस मौके पर हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार लाए हैं और वो ये है कि क्या जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन सकते थे। जयप्रकाश नारायण को आप जेपी के नाम से जानते हैं क्योंकि वो जेपी के नाम से ही लोकप्रिय हैं। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, जब उनकी जयंती आती है उनके बारे में बातचीत होती है, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन क्या आप जेपी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज आपको जानना चाहिए। वर्ष 1902 में आज ही के दिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और वर्ष 1974 में, यानी जब वो 72 वर्ष के हो गए थे, तब उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके जीवन में 3 बार कम से कम ऐसे मौके आए जब वो बहुत आसानी से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। वर्ष 1952 में जब हमारा देश आजाद ही हुआ था और भारत में पहले लोकसभा चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू नई सरकार के गठन की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी टीम में एक ऐसा सदस्य चाहते थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके गलत फैसलों और उनकी गलत नीतियों की आलोचना करने में जरा भी ना डरे, और इस रोल के लिए जेपी यानी जयप्रकाश नारायण सबसे फिट नेता थे। नेहरू ने सोचा कि वो जेपी को बुलाकर उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का जब प्रस्ताव देंगे तो जेपी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1952 में जब नेहरू और जेपी की मुलाकात हुई तो वहां नेहरू के करीबी रिश्तेदार ब्रज कुमार नेहरू भी मौजूद थे, जो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि नेहरू ने जेपी से कहा कि उनके मंत्रिमंडल में जो नेता हैं वो या तो उनसे डरते हैं या उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए गलत फैसले लेने पर भी कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि नेहरू खुद ये जानते थे कि उनके आसपास जो लोग हैं वो असल में नेहरू ने एक अलग तरीके से उन्हें पेश किया। हम ये कहेंगे कि वो असल में नेहरू के चापलूस थे, वो नेहरू के खिलाफ जा नहीं सकते थे और नेहरू ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने कोई गलत फैसला भी ले लिया तो उनके आसपास के जो उनके लोग हैं वो उस गलत फैसले पर भी नेहरू को बधाइयां ही देंगे। लेकिन अगर जेपी उनके साथ जुड़ गए तो वो नेहरू को कोई भी गलत फैसला लेने से 10 बार रोकेंगे। ये बात सुनकर जेपी हैरान तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया और कई दिनों तक वो जेपी को मनाते रहे और कई फोन भी उन्होंने जेपी को किए। तब जेपी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वर्ष 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद जेपी का नाम प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे था। लाल बहादुर शास्त्री ने खुद कहा था कि अगर जेपी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वो भी उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जेपी इस बार भी नहीं माने। फिर वर्ष 1966 में जब रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, तब भी देश में जेपी को प्रधानमंत्री की एक मांग उठी। अगर जेपी उस समय प्रधानमंत्री बन जाते तो इंदिरा गांधी को कई वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने के लिए इंतजार करना पड़ता, या यह भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन ही ना पाती और आज जो आप नेहरू गांधी परिवार को देखते हैं इतने शक्तिशाली रूप में, वो भी ना होता। लेकिन जेपी ने हर बार की तरह इस बार भी पद की राजनीति को खुद से दूर रखा। उन्होंने कहा वो सरकार नहीं बल्कि सरोकार की राजनीति करना चाहते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री का मौका उन्हें एक बार और मिला जब उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे इतिहास की किताबों में जेपी आंदोलन के तौर पर याद किया जाता है। आप में से जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे उन्होंने इसके बारे में काफी पढ़ा होगा। इमरजेंसी हटने के बाद जब 1977 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और पहली बार इंदिरा गांधी भी हार गई, कांग्रेस भी हार गई, तो फिर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तब भी जेपी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि यहां पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने भी जेपी को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन दिनों मोरारजी देसाई से अगर कोई ये कहता था कि वो जेपी से मिल क्यों नहीं लेते, तो मोरारजी देसाई का अक्सर ये जवाब होता था कि क्या जेपी कोई गांधी हैं जो वो उनसे जाकर मिलेंगे। हालांकि सच यह है कि आज भी लोग मोरारजी देसाई को इतना याद नहीं करते जितना जेपी को याद करते हैं, और जेपी का आज जो स्थान है भारत में, भारत की राजनीति में, वो अतुलनीय है। जेपी उस दौर के नेता थे जब देश में ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था और भीड़ को जुटाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। सोचिए, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है और रेडियो की भी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। ऐसे में भी कोई ऐसा एक नेता है जो लाखों की भीड़ जिसके पीछे चली आती है। और उस समय तो कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि आज़ादी का आंदोलन चल रहा हो, लेकिन जेपी की एक अपील पर लाखों लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर सड़कों पर उतर आते थे। 1977 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की महारैली होने वाली थी, तब लोगों को इस रैली में जाने से रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने न जाने क्या क्या किया था। दूरदर्शन पर सुपरहिट फिल्में दिखाने से लेकर सड़कों को बंद करने तक, फ्लाइट्स को कैंसिल करने तक सब कुछ सरकार ने किया, लेकिन लोग रुके नहीं। जेपी की पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है। वर्ष 1922 में जब वो बर्कले यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया पहुंचे, तब उन्हें अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए, तब उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए और फीस देने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करते थे। कभी उन्होंने अंगूरों के खेतों में काम किया, कभी होटल्स में उन्होंने झूठे बर्तन धोए, तो कभी वो गाड़ियों के मैकेनिक के तौर पर भी काम करते थे ताकि वो पढ़ाई कर सकें। इसलिए ये सब बातें वो हैं जो शायद जेपी के बारे में आज की पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती होगी। जो पुरानी पीढ़ी होगी, जिन्होंने अपने सामने जेपी को देखा है और जिन्होंने इमरजेंसी को देखा है, वो तो जेपी से आज भी कनेक्ट करते होंगे और मानते होंगे कि जेपी कितने बड़े नेता थे। लेकिन आज की पीढ़ी का एक नए तरीके से परिचय कराना जेपी के साथ बहुत जरूरी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.